बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। ग्वादर में इस वक्त हक दो तहरीक ज़ोरों पर है और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो इस मुहिम को यानी तहरीक को आगे लेके जा रहे हैं वो जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सूबा बलूचिस्तान के। हम जिस तरह कहते हैं कि ग्वादर एक गेम चेंजर है और पाकिस्तान की तकरीबन सारी तरक्की जो है वो उसी की आइंदा के लिए हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। उसी पैक का जो लास्ट एंड हिस्सा है वो यही है, जो पाक चाइना मंसूबों में सबसे बड़ा मंसूबा यही है जिस पर $46 बिलियन का ये मुआहदा हो चुका है। ग्वादर बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री भी बयान करना ज़रूरी इसलिए है कि ये 1797 से लेकर 1958 तक ये मस्कत और ओमान का हिस्सा रहा। फिर 1958 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़रोज़ ख़ान नून और उनके मिसेस वक़ार निसा नून ने ये मुकदमा बरतानिया की अदालत में लड़ा और फिर ओमान से यानी मस्कत से पाकिस्तान को ये मिला और 35 करोड़ रुपया उसकी अदायगी की गई जो प्रिंस करीम आगा खान ने की और उसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस वक्त दुनिया की सबसे डीप यानी पोर्ट जिसे ही कहा जा सकता है। तो ये हमारा आज का मौजू रहेगा। आप कह सकते हैं कि इसका वक्तन फ़क्तन आगाज़ सदर मुशर्रफ के ज़माने में हुआ और फिर 2007 में जब पहला इफ्तिताह हुआ तो उस पर 248 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए। 2015 में मुआहदा हुआ और फिर उसके बाद $46 बिलियन की जो सरमायाकारी का मुआहदा हुआ। ये वन बेल्ट वन रोड एक्चुअल असल मनसूबा वन बेल्ट वन रोड है जो चाइना को बाई रोड दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्कों से मिला रहा है। उसका जो आखिरी यानी आप पोर्शन कह सकते हैं सिल्क रूट, उससे आगे जिसको शायरेशम भी कहते हैं उर्दू में, तो फिर ये ग्वादर की तरफ जाता है। तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ से है, ये दुनिया की बेहतरीन जो पोर्ट है। लेकिन आजकल वहाँ उनके हकूक़ के लिए यानी जो वहाँ के बाशिंदे मकामी हैं उनके उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, क्योंकि फ़िशिंग जो उनका रोज़ी रोटी का सारा चीज़ है वही उनका रोज़गार है। तो बहुत बड़े बड़े सरमायादार और वहाँ कंपनियाँ आके ट्रालर से उनकी मछलियाँ भी पकड़ के ले जाते हैं। दूसरा सबसे अहम मसला यह है कि जो वादे किए गए थे वहाँ एजुकेशन है, बिजली है, साफ़ पानी अभी तक नहीं दिया गया। हम और आप यहाँ सुनते रहते हैं अक्सर प्रोग्रामों में कि सी पैक है, ग्वादर हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन जब तक वहाँ के लोग रहने वालों को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। इस वक्त मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो ग्वादर को हक दो तहरीक के अमीर हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि एक्चुअल उनके मसले क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं और इससे सूबाई हुकूमत के साथ उनकी कोई इससे पहले कोई मुशावरत या नेगोशिएशन हुई है या नहीं। तो जी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त ग्वादर में तहरीक है और आप उसकी क़यादत कर रहे हैं, असल आपके मुतालबात क्या हैं? नहीं है, फिशरीज के हमारी इज्जतों के भी हैं, चेक पोस्टों के भी हैं, फिशरीज के भी हैं और तो चेक पोस्टें तो पिछले दिनों हटा नहीं गई थी, कुछ हटा दी गई है। बाकी शहरों में, तालीमी इदारों में, हॉस्पिटल में, सरकारी इमारतों में, तफरी मकामात में, हर जगह है। अब तो वज़ीर आज़म ने भी उसका बड़ा नोटिस लिया और बलूचिस्तान से कोई राब्ता आपसे का साथ नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक सूबाई हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद वो बहुत बाख्तियार हुकूमत है, तो वो राब्ता आपसे इससे पहले नहीं करते रहे नेगोशिएशन की? उसे उनको पता नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद हमें इख्तियारात है। कोई आके बता दे बुजुर्ग साहब को कि आपके बहुत इख्तियारात है, ताकि वो समझ जाए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। नहीं, हमें सारी दुनिया को पता है कि एजुकेशन इंडिपेंडेंट सूबाई मसला है, हेल्थ सूबाई मसला है। बलूचिस्तान हुकूमत को पता नहीं है ना। अच्छा, ये मौलाना साहब फिर ये है कि ये जो आप तो रियासत के हक में है माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशगवार बात है, लेकिन आपके प्लेटफार्म से जो बातें आ रही हैं वो स्टेट के खिलाफ भी कोई ना कोई छोटी मोटी बातें हो रही हैं। देखिए, ये मेरे प्लेटफॉर्म में बातें हो रही है इसलिए हो रही है। कलभूषण कौन है? कलभूषण, हाँ, वो पाकिस्तान का दुश्मन है पाकिस्तान का। जो कलभूषण को जो वफाकी हुकूमत इज्जत दे रही है, नहीं तो आप एहतराम दे रहा है, रेमंड डेविस को जो इज्जत दी है, हम जितने भी बोल रहे हैं, जितने भी तल्ख बातें, इसकी पूरी तारीख है। इनके लोगों के जो है ना 10-10 लाशें लोगों ने उठा के ये बातें कर रहे हैं। ये कलभूषण, ये रेमंड डेविस ज्यादा दहशतगर्द है। वफाकी हुकूमत ने जो कलभूषण और रेमंड डेविस को जो इज्जत दी है, एहतराम दिया है, हमारे लोग कलभूषण से ज्यादा खतरनाक नहीं है।
नहीं नहीं, ये तो आप बलोच बाई रिस्पेक्ट है, ये तो आज की बात नहीं है। आपकी तरफ ठंडी हवा ही हमेशा हमें आई। बात सुननी चाहिए, सख्त बातें हुई ना, सख्त बात को पीछे कोई जुल्म भी है ना। किसी के घर के अंदर 10 लाशें उन्होंने जवानों की उठाई, आपके ख्याल में उसका लहजा क्या होगा? मुझे बताएं, आप बताएं। अब बॉर्डर लाइन जो है आपके मुतालबात की, अगर मसलन के सतह पर आपसे मुज़ाकरात आप चाहते हैं कि इसको हल किया जाए? हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है बलूचिस्तान के, जी जी, अमीरुल मोमिनीन अब्दुल कुद्दुस बेज़िंजो साहब, हाँ, और चीफ सेक्रेटरी है और कोर कमांडर है, ये तीनों आ जाए, हमसे मिले, हम भी इंसान है। वो बहुत सारों को ये कलभूषण से मिल सकते हैं, रेमन डेविस का मसला हल कर सकते हैं, ये जो मूंछों वाला कप्तान था ये इंडिया का, उसका मसला हल कर सकते हैं। आके हमारे साथ बैठ जाए, हमारा भी मसला हल हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो को अमीरुल मोमिनीन कैसे कह दिया? क्योंकि ये जाम कमाल साहब जो थे ना, हाँ, उनको हमारे कुछ लोगों ने कहा गए जो है बगदादी आ रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, जो ना ये जाम कमाल से भी बहुत ज्यादा गया गुजरा आ गया। हाँ, हाँ। तो लोग इसको बड़ा अमीर मोमिनीन नहीं समझ रहे थे, ये मतलब हमको किस चीज का अमीर साबित हुआ। अच्छा, ये फिशरीज के अलावा जो डिमांड है उसकी तरक्की की, जो पुराना ग्वादर है उसकी भी कोई डिमांड है कि उनको यानी पुराना शहर जिस तरह प्रिजर्व किया जाता है दुबई में, या उनको कोई राइट दिया? अगर मसलन कल को ये बात आती है कि ये रास्ता दिया जाए, एक्विजिशन की जाए, तो ये लोग उस बात को मानेंगे या इसे प्रिजर्व रखना चाहेंगे? नहीं लोग देखिए, जो भी तरक्की में आप उस तरक्की का मंसूबा आप ग्वादर को तरक्की देना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद वालों से पूछेंगे या ग्वादर वालों से पूछेंगे? ग्वादर वालों से पूछेंगे, बल्कि ये बड़ी खुशगवार बात है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग निकले हैं और पुरअमन। मसला यही है, पूछते इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट बैठ कर फैसला करते हैं कि हम ग्वादर के बहुत मुखलिस लोग हैं, रोते भी हैं, ऐसा ही है। लेकिन पूछते बलूचिस्तान वालों को नहीं कि तुम बड़े नालायक हो, आप अपनी तरक्की के बारे में जानते ही नहीं है। हम बहुत बड़े मंसूबा रखते बना देंगे, हम बुकरात सुकरात है हम लोग, और बुकरात सुकरात हम माइशत के बड़े माहिरीन है, बना देंगे, इंजीनियर है। तो भाई तरक्की वही होती है जो लोगों की मर्जी मंशा के मुताबिक हो। मर्जी और मंशा के बगैर हमारे घर में अब सोने का कमरा भी बना दे, हमें कबूल नहीं है। अच्छा, ये जो आपका हक दो तहरीक है, इसमें आप तो उसके इंचार्ज हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अमीर हैं उसके, तो ये कोई बॉडी बनी हुई है जिससे यानी एक ही तंजीम से बात की जा सकेगी, या फिर कोई बॉडी नहीं है, कोई तहरीक जमात, ये कोई पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी नहीं, कोई तहरीक है। इंशाल्लाह इसमें हर तबका फिक्र अवाम उन्नास नौजवान या अवाम की तहरीक है, कोई ये बाकायदा तंजीम नहीं है। एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि आप चूंकि जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी बलूचिस्तान के, तो दूसरे भी स्टेक होल्डर सारी मसलन साथ हैं, या जमात इस्लामी ही इस तहरीक को आगे लेके जा रही है? नहीं जमात इस्लामी उसकी हिमायत कर रही है, तायद कर रही है। मैं तायद ही क्या, जमात इस्लामी के सूबे जनरल सेक्रेटरी और तो में क़यादत ही कर रही है। तो बाकी लोग जो जितने मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं वो भी साथ हैं, लेकिन ये बगैर तंजीम नहीं है, और ना इसकी तंजीम की पुष्टपनाई से या उसके फैसले से नहीं, आवाम की अपनी तहरीक है और जमात इस्लामी की तायद उसको हासिल है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, हम तो इससे पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, और आपने एक अच्छे काज के लिए हुकूमत को उसके नाखुन लेने चाहिए, आवाज़ सुननी चाहिए, बड़ी फौरी सुननी चाहिए, ताकि कुछ दूसरी दुनिया के लोग जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं वो इसमें अपना को किरदार अदा ना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। निम्रा, काफी टाइम हो गया, घर चले? लेकिन पैसे तो सारे हमने शॉपिंग और खाने पे लगा दिए, और पीका भी चल रहा है। पीकार्स? नो वरीज, माई लिफ्ट है ना। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपने भी यकीनन बहुत मेहनत मैंने की। कोई मेहनत नहीं की। मैं हमेशा से जानता था कि ख्वाब बस अपनी औकात के बराबर का देखो, अगर उससे कुछ बड़ा देख लिया तो फिर अपनी औकात को उसके बराबर बनाओ। जी सर, वो 2 टके की लड़की का जो डायलॉग था, अगर आप हमारे व्यूवर्स को सुना दें तो। मूड में सुनाना, एक्शन। देखने सुनने में आप बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, मगर यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरानी कर दी। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे।
आइंदा दौर ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ। लॉकडाउन शायद दुनिया च खुल जावे तो साडे कोल नहीं खुलना। मीडिया इंडस्ट्री के जाने माने नाम की तरफ विकी सम्राट। नचते शाम संगीत माधुरी धुन बजते घुंघरू छन ਜਿਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣਾ। आज के दौर की सियासत आपको नहीं लगता तब्दील हो गई है, बदजुबानी बहुत ज्यादा आ गई, इस बारे में क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स में वो जो इखलाकी इक़दार जो किस ज़माने में हुआ करती थी वो आज नहीं है। सर हर इंसान कामयाब होने के बाद सोचता है कि मैं दूसरी शादी करूं। एक्चुअली मैंने दूसरी शादी की हुई है। PMLN से कौन सा फेवरेट पॉलिटिशियन है आपका जो आपको लगता है अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने अच्छा काम किया? निसार अली खान। पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी में तो बहुत सारे हैं। थिएटर में कैसे आई, कैसे टिकटॉक स्टार बनी? प्रॉपर एक कल्चर था, कमर्शियल थिएटर हम करते रहे हैं, लेकिन तब उस कमर्शियल थिएटर को अब खराब कर दिया गया है। जालिब साहब को जब गिरफ्तार करके लेके जाया करते थे तब वो सबको पता चल जाता था। इस वक्त हम अंदरून लाहौर सबील वाली गली में मौजूद हैं। अभी कोई आया नहीं जो मेरे टक्कर को क्या बात है, तुसी कुश्ती करनी है उन्होंने? ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। कॉमेडी का नया अंदाज, लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. मेरा नाम शेर आलम है और मैं लाहौर पुरानी अनार गली में रहता हूँ। मैंने अपनी वैक्सीनेशन करवा ली है, बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद तारक है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ। मैंने वैक्सीन करवा ली है, आप भी करवा लें। मैं ज़ीशान लाहौर का रहायशी हूँ, मैंने कोरोना वैक्सीन करवा लिया है और आप भी कोरोना वैक्सीन लाजमी करवाएं। मैं लाहौर का रहायशी हूँ और मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। मैंने वैक्सीन लगवाई है और आप भी वैक्सीन लगवाएं, अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ और ये जूस कॉर्नर चला रहा हूँ। मैंने वैक्सीन करवा ली है और आप लोगों से भी इल्तमास है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन मुकम्मल करवाएं। मेरा नाम फैसल हसन है, मेरी दुकान पेंट एंड इलेक्ट्रिक स्टोर है। बराए मेहरबानी हर बंदा वैक्सीन लगवाए, मैंने भी खुद भी लगवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरा नाम शहबाज अली है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ। मैं कोरोना की वैक्सीन लवा ली है, तो लिहाजा तुहाडे अगों मेहरबानी है तुसीं सारे वैक्सीन कोरोना की लवाओ। मेरा नाम रियाज अख्तर है, मैं एक शॉप पे काम करता हूँ और मैंने अपनी हिफाजत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है और सबसे अपील करता हूँ कि आप खुद भी वैक्सीनेशन करवाएं। मेरा नाम शहबाज है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ। तो अब मैंने कोरोना वैक्सीन टीका लगाया है, आप भी सब लोग लगवाएं। मेरा नाम है अब्दुल हफीज, मैं पेंचर का काम करना, मैं कोरोना वैक्सीन लगा ली है, सारे लोगों को चाहिए लवानी चाहिए। सलमान अदर मेरा नाम है, लोक मास्टर हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाई है। मेरा भी कहना है कि सारे बहन भाई वैक्सीन लगवाए, अच्छी बात है। मेरा नाम शोएब खान है, मैं लाहौर लक्ष्मी चौक में रहता हूँ और मैंने कोरोना वैक्सीन लगाया है, आपने भी लगवा लो। Public service message by Punjab Safe City Authority and TV Today. आज हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उस तहरीक के इस वक्त जो लीडर हैं मौलाना हदायतुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो वेलकम टू द शो अब्दुल्ला साहब।
یہ آغاز کیجیے کہ گوادر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے جب کراچی میں ایک کسینوں کی بنیاد رکھی اور اس وقت دبئی ابھی دور دور تک اس مرحلے میں نہیں تھا، تو باہر وہ تحریک چلی اور پھر وہ سبوٹاژ ہو گیا، دبئی بن گیا. جو دبئی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بننا تھا، اب دوبارہ دنیا میں دبئی جیسا ملک نہیں بن سکتا. اب گوادر پر ہماری ساری انویسٹمنٹ اور مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ گوادر بریگیڈ صاحب کا السلام علیکم لے لوں. بریگیڈ صاحب لائن پر ہیں؟ بریگیڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ. سر عبداللہ ملک صاحب بات کر لیجیے. عبداللہ صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گوادر اس وقت گیم چینجر ہے، اور سی پیک کا جو ایک سلک روٹ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس لیے بھی گوادر بڑا اہم ہے کہ یہ جو ایک ڈیپ سی ہے اور ایک نیچرل سا ہب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو ایک ایسا عظیم تحفہ میسر آیا ہے کہ ہم اس سے ہمارا خطہ مالا مال ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا 18 تبدیلی کے بعد ان علاقوں کا یہ ایک نیچرل شیئر ہوتا ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو اس کا شیئر دیا جائے. جیسے کہ بھی یہ تحریک کا سلوگن ہے کہ گوادر کو حق دو، اور ان کو ابھی جو سلوگن میں یہ چیزیں ہیں کہ صاف پانی پینے کے مسائل ہیں، ناجائز نہیں ہے، صاف پانی پینے کا ہے، ملازمتیں ہیں، یا ان کا یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی جو پاک ایران بارڈر پر جو چوکیاں بنائی گئی ہیں وہاں ہماری ہیوملیشن ہوتی ہے. ان کے جو یوسف مستی خان جو بلوچستان متحدہ محاذ کے صدر تھے، کچھ انہوں نے ایسی سپیچز کر دی تھیں جو اینٹی اسٹیٹ تھیں اور ان کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. پھر اس سے لیڈ کیا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اس میں بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، فشرمین شامل ہیں. فشرمین کے بھی کئی سلوگنز ہیں. دیکھیں یہ پچھلے 2-3-4 ہفتوں سے یہ تحریک چل رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جائز مطابق ہمیں انگیج کرنا چاہیے، چونکہ بلوچستان میں پہلی آپ کو پتا کہ ایک شدت پسندی علیحدگی کی تحریکیں جو فورن ایلیمنٹس ان میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے، انڈیا کی ہو یا اکراس دی بارڈر جو قریبی ممالک ہیں ان کی رہتی ہے، تو وہاں پر اس قسم کے حالات ہوں تو ان حالات کی روشنی میں جو حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ دیکھنا گوادر پر تو امریکیوں کو بھی بڑے اعتراضات ہیں، ہماری یو ای کی حکومت کو بھی ریزرویشن ہے، اور دشمن جو نہیں چاہتے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہو کہ پاکستان کی ترقی کرے یا یہاں پر جو نیچرل ایک روٹ بننے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس سے زر مبادلہ بھی آئے گا، وہاں کے لوگوں کو خوشحالی بھی آئے گی. وہ بھی یہ بھی خلاف ہیں کہ جو ٹریولر جاتے ہیں یا وہاں پر جو لوگ زمینیں خرید کر کالونیاں بنا رہے ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے یا گوادر سے نہیں ہے، وہ لوگ اس کے بھی خلاف ہیں. لیکن تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ان کو مانا جائے، اور ان کے جو زخم ہیں ان پر مرہم پٹی اس کو چھالنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، دشمن ممالک کی ایجنسیز ہیں، لوگ ان کا اعلی کار بن کر اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک نقصان ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے. بغیر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جس علاقے میں کوئی بھی معدنیات نکلتی ہے یا مثلا کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ رائٹس ہوتا ہے متعلقہ علاقے کے باشندوں کا یعنی سٹیزن کا، لیکن سوئی کے مقام پر جب گیس نکلی آپ نے دیکھا سب سے پہلے لاہور یا پنڈی تو پہنچ گئی تو وہاں نہیں ملی تھی. اس طرح مجھے پتا ہے تونسا شریف میں جو گیس نکلی ہے ان کو سروسز نہیں دی گئی. اب یہ تحریک بتائیے کہ یہ تحریک جو ہے یہ ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور آج خصوصی طور پر آپ کو اس لیے ہم نے انوائٹ کیا کہ آپ اس چیزوں کو جانتے، اسٹریٹجک یعنی مسئلہ جو پاکستان کے ساتھ ہے کہ کیا یہ تحریک صرف حقوق کے لیے ہے یا کوئی اس کے مقاصد اور ہیں؟ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. لیکن یہاں تک تو آپ نے گوادر کی اسٹریٹجک سگنیفیکینس کی تو آپ اس کے لوکیشن سے، اس کی امپورٹنس سے، اور خاص طور پہ جس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا ہے اور اس کے اندر جو میریٹائم سلک روٹ پروجیکٹس انکلوڈ کیے گئے ہیں، ان سے تو اس کے پوٹینشیل سے ڈیپ سی واٹر پورٹ کے طور پہ کوئی انکار نہیں. اور البتہ 1954 میں یہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی، اور اس کا سروے بھی بائی دا وے ایک امریکن سرویئر ہے جس نے اس کا گوادر پورٹ کا سروے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ بالکل عربین سی جو ہے اس کے کونے پہ لوکیٹڈ ہے. اب اس سے کمپیریزن اس کے ساتھ ہی آپ دو چیزیں اور ذہن میں رکھیے گا، وہ ہے دبئی کی پورٹ اور دوسری ہے چابہار.
तो जब गवादर बनना शुरू हुआ तो ना तो दुबई को वो पसंद आया और इंडिया ने प्रोजेक्ट बाहर का डेवलप करना शुरू किया, जिसको बाद जब चाइनीज उसके अंदर आ गई। तो इसमें जो चीज सोचने वाली है या जो आपके जहन में रखने वाली, जब आप हकूक की और तहरीक की बात करते हैं तो उसके पीछे उसके मनाजिर, उसके बैकग्राउंड की जो चीजें हैं उनको भी जहन में रखना जरूरी है। ऐसा ही और उसको जहन में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे आपने पहले कहा, रसूलुल्लाह साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों को उसके हकूक से डिनाई करना, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके हकूक लोगों को मिलेंगे कब, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कि जो बलूचिस्तान का लैंडस्केप है, या अगर आप गवादर का लैंडस्केप जानते हो, तो वहाँ पे मतलब सी होने के बावजूद फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है और वो फ्रेश वाटर कहीं से लेके जाना है। अब बात यह है कि वो बहुत बड़ा शिपिंग एरिया है और आपको पता है कि जो वन बेल्ट वन रोड के तहत चाइनीज जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोरेज और बहुत बड़े बड़े कोल्ड हाउसेज बन रहे हैं, जिनकी क्योंकि अब वहाँ पे अब ये है कि वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं वो जो थोड़ी फिश पकड़ते हैं वो उसी को, जो उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो बाद सब लोग हैं उन्होंने ट्रालर बनाए हुए मछली पकड़ने के लिए, वो सारी मछली ले जाते हैं और इनको फिर वो रोकते हैं, पकड़ने नहीं देते। नहीं, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जो पकड़ रहे हैं वहाँ पे कोई वो वहाँ के लोकल फिशरमैन ही है जो पकड़ रहे हैं, वो आके आगे बेच देते हैं उन कोल्ड हाउसेज को जो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। अच्छा। और अगर अब आप एक चीज ये देख लीजिए कि जरा अगर प्रोजेक्ट कोई लगेगा तो उसका फायदा फिर आएगा वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को। यही बात है, मलिक साहब कह रहे थे कि जी वहाँ जो हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं वो वहाँ के लोग नहीं, वो दूसरे सूबों से या बड़े बड़े शहर हैं, तो उसका पॉजिटिव भी तो आपके सामने रिजल्ट है कि अगर बन रही हैं तो वहाँ की जो लोग हैं रोजगार मिलेगा, वहाँ होटल बनेंगे, उनकी आमदनी में इजाफा होगा और वो शहर आबाद होंगे, ये तो उनके फायदे में भी बात जाती है। आपने खुद ही सब कुछ कह दिया ना। अब ये है कि वहाँ पे अगर आप गवादर गए हो या गवादर में जो लोग रहते हैं या गवादर के इर्द जो लोग रहते हैं, अगर उनकी आपने इकोनॉमिक कैपेसिटी देखी हो तो वो बहुत कम है। यानी वहाँ पे जैसे जमीनें हैं तो जमीनें किसी ने खरीदनी है और एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जो कोई 292 एकड़ पे 2292 एकड़ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, आप ये सोचिए जब इकोनॉमिक जोन डेवलप हो जाएगा तो उसके अंदर कितनी खपत होगी लोगों की। इसी तरह ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे ये लोकल सारे प्रोजेक्ट्स नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए। आपको पता है इन्वेस्टर डीएचए लाहौर में भी है, इन्वेस्टर डीएचए पिंडी में भी है, इन्वेस्टर डीएचए कराची, इन्वेस्टर एलडीए में भी है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो हर जगह हर लैंड के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि हर जगह लोकल लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप। लेकिन एक बात है, ये तो खुश कुन यानी मुस्तकबिल की बातें हैं। मैं भी वहाँ रहा हूँ काफी दिन, वहाँ साफ पानी या बिजली देना कहाँ का, ये भी आज तक हम नहीं दे सके, बिल्कुल नहीं दे सके। वहाँ पेट्रोल पंप आज तक कोई नहीं लाइसेंस दे सके। ये भी तो है कि उनको कुछ तो दें। और आप बताते रहते हैं कि सी पैक ए बी सी फेजेज में है, या लोगों को बताएं कि ये सी में आएगा। हमने उनकी होप बड़ी ऊंची कर दी है कि ग्वादर बन रहा है, यहाँ लहरें बहरें हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये तो पहली चीज ये है कि पहला हमारे यहाँ दूसरे में देखिए जो कमिटमेंट होती है ना हुकूमत की, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो पाकिस्तान का बिगर कॉज है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक लिवरेजेस मिलते हैं, उनसे कमिटेड ही नहीं है, इनका क्या एटीट्यूड है। यानी ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसके ऊपर ही कितने आप देखने कितनी सारी जो है वो शवाहिद जो वो शकूक व शुबहात जो वो आ जाते हैं। इसलिए प्रायोरिटी जो है हुकूमत की चेंज होती रहती है। होना तो ये चाहिए कि आपको फुल्ली डिटरमिन्ड तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट तक इसको शाना बशाना जल के बहुत कमिटमेंट से आप लेके आगे चलना चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी 2016 में बनी है, उस वक्त ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप हैरान रहेंगे कि उसका जो मास्टर प्लान है
वो बार बार चेंज करते रहे और साबका हुकूमत के दौर में मास्टर प्लान अधूरा ही रह गया कि आदमी ने कहाँ ज़मीन खरीदी है, कहाँ एयरपोर्ट बनना है, फिर जहाँ ज़मीनें कोई अपने पसंदीदा लोग खरीदते थे वहाँ वो मंसूबा शिफ्ट हो जाता था। तो ये तो अभी वो उसका मुस्तकिल जो प्लान जो है मंजूर हुआ है। तो असल में उसके अभी तो फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट, फेज 1 कंप्लीट हुआ, कोई उनकी वहाँ पे 3 मल्टीपर्पज बर्स बनाई हैं, कोई आपने अप्रोच चैनल बनाए हैं, कम्युनिकेशन बनाए हैं, सर्विस बनाए हैं। अभी दूसरे प्रोजेक्ट में आपने एक्सप्रेस वे पे और बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और डिसैलिनेशन प्लांट, क्योंकि जिस वक्त तक वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगेगा वहाँ पानी फराहम नहीं हो सकता। यानी आप सी का पानी लेंगे, उसके अंदर से सॉल्ट निकालेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे अपना लोगों को। लेकिन ये डिसैलिनेशन प्लांट जो बनना था, ये जिसकी सेकंड फेज के प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी 1.02 बिलियन जो इसकी कॉस्ट थी, उसको अभी तक 2018 में आपको पता है ये शुरू अभी तक बन जाना चाहिए था। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कमिटमेंट जो होनी चाहिए, मुझे नहीं पता वो डिसैलिनेशन प्लांट इस वक्त किस स्टेज पे है। आपने क्रिकेट स्टेडियम तो बना दिया, अगर पानी आप नहीं दे सकेंगे तो क्रिकेट स्टेडियम की तरह चले कुछ तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट मैं कहता हूँ पता कि उन्होंने जाना है तो हम बाद में तो बात करते रहेंगे। मैं कह रहा पीसी होटल वालों ने जब साफ पानी पहले दिन दे दिया है तो मुझे बताइए पानी के बगैर कौन वहां रह सकता है? सर यही तो मैं आपसे दुख की बात कर रहा हूँ। वो मशीनरी तो गल सड़ रही है, बकायदा खरीदी हुई है, परचेज की हुई है। नहीं, वहाँ पे पानी सिर्फ ये नहीं कि वो पीसी होटल, आखिर वो वहाँ पे नेवल शिप भी है, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी तो पानी लेके जाते हैं। हाँ, जाहिर है, ठीक है। पानी जो बेस बन रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सीरियस है? व्हाई दे आर नॉट सीरियस? अच्छा, पर ये जरा बता दें क्योंकि फिर हमने कोयटे जाना है उधर ग्वादर में, तो बल्कि से ये बताइए कि ये जो तहरीक है इसको फौरी तौर पर जो वज़ीर आज़म ने तो नोटिस लिया है, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इससे पहले उनसे किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं कर रही थी, तो इसके पीछे असल में हम तहरीकों को खुद ही वो अपना एक्सप्लॉइट करते हैं और हम तहरीकों को खुद ही तक़वियत देते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स आपको पता है कितनी कमिटमेंट्स है वहाँ पे, कितने वो कंसर्न है। दुख की बात है कई बार अपने अपने इलाकों के इंटरेस्ट से नहीं निकल सकते। असल वही तो प्राइम मिनिस्टर से पहले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में देना चाहिए और टीम वहाँ जाके लोगों का बैठ जाना चाहिए। दे शुड सेटिस्फाई देम, क्योंकि इस किस्म की तहरीक को इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा। इस किस्म की तहरीक को आपके बाकी दोस्त जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके वहाँ पे इंटरेस्ट है पोर्ट्स जो, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आप उसको जन्म ही ना लेने दें, आप उसको चलने ही ना दें। कौन करेगा? ये हुकूमत पाकिस्तान करेगी या हुकूमत बलूचिस्तान करेगी? अगर फौज करेगी तो फिर आप कहेंगे कि ये फौज हर चीज में आ गई, या आप फौज को जिम्मेदारी दे देंगे जिसको भी। तो ये चीजें आप नहीं समझते। हम कमिटेड नहीं है अपने नेशनल कॉज से, हम हर चीज को तबाह और बर्बाद करने के मास्टर हैं। सिर्फ वन बेल्ट वन रोड है, सी पैक के अलावा है, उसके ऊपर रोजाना कोई ना कोई शकूक शुबात आ रहे होते हैं और हम जो है जी ब्रिगेड साहब, हमने इसके बाद फिर जरा उधर मलिक साहब को बात करना चाहें वक्फे से पहले तो उतार लें। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान के वहाँ बड़े नेचुरल इंटरेस्ट हैं। देखिए ना 300 मेगावाट का बिजली का जो सऊदीया की वसासत से प्लांट लगना की भी वहाँ पर तकरीबन 20 बिलियन के डॉलर की जब किंग तशरीफ लाए थे, जहाँ पर सलमान तक मादा हुआ था, वही बात तक जाना है। फिर 203 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से ग्वादर एयरपोर्ट का काम अमल में आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए इस किस्म की तहरीकें जब चल पड़ती हैं तो इसमें आम लोग शामिल हो जाते हैं जिनके के नेचुरल राइट्स होते हैं। अब आप बलूचिस्तान का महल वकू आप देखें तो वहाँ पर सरदारी निज़ाम है और वो सरदारी निज़ाम सारे का सारा, अब ये तो नहीं है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बजट का 57% उनको अपना नेचुरली मिलता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। उसका फिर वो ब्लेम किसको करते हैं? वो उन इलाकों को ब्लेम करते हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट पे, मतलब मैं बजाय पंजाबी अगर ग्वादर में कोई इन्वेस्ट करना चाहूंगा और उसके बड़े अच्छे मकासद भी होंगे, लेकिन वहाँ की जो लोकल जो पॉपुलेशन होगी वो उसको उस कदर की निगाह से नहीं देखेगी, नेगेटिविटी में लेके जाएगी। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जाकर, आपको याद होगा कि स्टेट एजेंसीज बनाई थी और वहाँ पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई थी जब ये पीसी वगैरह बना, या वहाँ पर एक
जिमखाना टाइप के जो क्लब बने थे, तो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई थी। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ 400 के 800 के करीब लोगों को नवाज शरीफ के रजीम में मुलाजमतें भी दी गई थी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब कोई वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है तो वो लोग उस क्वालिफिकेशन के नहीं होते, मतलब आपको इंजीनियर नहीं है, हाँ इंजीनियर चाहिए तो वहाँ पर आपको। चलो मैं वन लाइन राष्ट्र ब्रिगेड साहब, ये कंट्रोवर्सी आती जा रही है। वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट आइंदा इसलिए करेंगे हमारी सेफ हो और हमें भी वहाँ शहरी का स्टेटस यानी कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अगर ये हम काम करेंगे तो फिर वो बलोच कोई तहरीक उठ जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं। सर मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि तहरीक को चलने से पहले उसकी फीलिंग्स को देख के उसके मुताबिक में उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि जो ग्रीवियंसेस लोग सामने लेके आ रहे हैं उनको आप जो इकोनॉमिक फायदे होने हैं मुस्तकबिल में और जिस तरह लोगों ने उसमें डबटेल होना है उससे आप आगाह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस किस्म की किसी तहरीक को इंडिया बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला साहब हम जरा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर हमने हिदायतुर रहमान साहब से उनसे वहाँ से बात करनी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आज ग्वादर मौजू है और ग्वादर में इस वक्त हक दो किस्म की हक दो यानी हमारा हक दो तहरीक चल रही है और वहाँ हिदायतुर रहमान साहब इस जो है तहरीक को लीड कर रहे हैं। तो ब्रिगेड पर सैयद साहब हमारे शुरका का ये है कि तहरीकों को चलने से पहले क्यों नहीं हुकूमतों को समय लगती। आते हैं शार्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और आज हमारा मौजू है ग्वादर, ग्वादर को हक दो। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब इस वक्त वहाँ की तहरीक चला रहे हैं कि ग्वादर के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। सी पैक में जो बातें या जो वादे किए जाते रहे हैं वो पूरे नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस पर नोटिस लिया है और बलूचिस्तान हुकूमत से कहा है उनसे बात करेंगे। बात यह है कि इससे पहले बात क्यों नहीं की गई, तो अब्दुल्ला मलिक साहब क्यों नहीं की गई इससे पहले, जब कहते हैं कि इट इज़ यूज ऑफ क्राई। देखिए आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि जब सुई के मुकाम पर जब सुई गैस निकली थी तो बुनियादी हक तो उन्हीं लोगों को होता है। अब जो 18वीं तरमीम में ये बात पीपल पार्टी के दौर में 2010 में जब हुआ था तो बड़ी अच्छी तरह से ये वादे कर दी गई थी कि नेचुरल जो पहला राइट होगा वो 47% उन सूबों का होगा, बाकी जो बचेगी फिर जो बाकी सूबों को दे दी जाएगी, नेशनल ग्रिड में जाएगी जी, तो उसमें चली जाएगी। तो ये एक फार्मूला तय हो गया। अब देखना जब तक आप इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करेंगे और वो लोग जिनका वो नेचुरल राइट बनता है उनको आप डिलीवर नहीं करेंगे, उनको सबसे पहले देखना इसमें कोई शक नहीं। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अफादियत आने वाले वक्तों में होती है, लेकिन ये है कि आप एक नैरेटिव ज़रूर, काउंटर नैरेटिव ज़रूर उस इलाके में जनरेट कर देते हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं, होप दिलाते हैं कि इसके बेनिफिट आने वाले दिनों में आप ने। ये भी एक सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। शायद हमारी हुकूमतें असल में लोगों की होप बहुत ज्यादा हाई कर दी गई कि सी पैक रातों रात वहाँ प्लाजे बन जाने हैं, वहाँ ये बड़े बड़े यानी माल खुल जाने हैं, वहाँ इंडस्ट्री। एक्चुअल सी पैक 3 स्टेजेस पर है, तीसरे स्टेज पर ये बात आनी थी। देखिए मैं आपको ना आपके प्रोग्राम में ये चीज़ें कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो लीडर बनता है जो ना कहता है। मसलन हमारे यहाँ इस्लाहत होनी है तो नहीं, ग्वादर को अहमियत देनी है और वहाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा, कहता नहीं इसको नहीं होने देना, और कालाबाग डैम बनना चाहिए, कहता नहीं इसको नहीं बनने देंगे। ये जो स्लोगन होते हैं ना जो एक नेगेटिविटी जनरेट करते हैं कौम में, कि अब ऐसे देखना अगर आप वहाँ की एक डीप रूटेड स्टडी करें तो वहाँ पर जो लोगों को कहा गया कि नहीं ग्वादर बन जाएगा तो यहाँ पर और लोग सूबों के आगे लोग बस जाएंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और यहाँ पर लोग निगलेक्टेड हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें चूंकि एक प्री प्लान एक ऐसा मंसूबा रखा गया है कि इसका जो अल्टरनेटिव जो हासिल होगा वो ग्वादर के लोगों को ही होगा, बलूचिस्तान को फायदा होगा। सी पैक का अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट हो सकता है तो वो बलूचिस्तान के लोगों की हो, लेकिन वहां पर जो एक माफिया है जिसके पीछे फॉरेन फंडेड है, रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं और ममालिक के लोग इन्वॉल्व हैं, वो ममालिक जो चाइना और पाकिस्तान के जो कई दफा रास्ते में जाते हुए ऐसे कैजुअलिटी हो जाती है कि वो आदमी डर जाता है। कई दफा प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर जो हैं वो खौफ से भाग आते हैं। नहीं आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कोस्टल हाईवे पर भी जब हमला हुआ था वहां पर जो चाइनीज और हमारे अपने लोग भी शहीद हुए थे, तो आपको याद होगा कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व थी, फिर अमेरिकन के भी इंटरेस्ट हैं कि यानी और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हमारे दोस्त ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि अगर यहाँ पर कारोबार चल पड़ा, चूंकि एक इसकी परत ऐसी है कि जहाँ पर जब आके लैंड करेंगे सी के जरिए
بڑے بڑے جہاز اور شپمنٹ، تو وہاں پر ان کو بڑا ایک نیچرل ڈیپتھ ملے گی اور اسے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس لیے صاحب آپ بتائیے کہ جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اور سب سے زیادہ شور اسی زمانے میں ہوا ہے، ایئرپورٹ تو ابھی یعنی نئے نقشے میں جو بنائی گئی اس وقت ایک اینٹ بھی لگی تھی، پرانے میں جہاز ایک ڈکوٹا اترتا تھا چھوٹا سا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں چلاتے اسلام آباد سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، یہاں کے لوگ شام کا کھانا کھانے چلے جایا کریں تاکہ رونق میلہ ہو اور لوگ کمفرٹیبل ہوں، لیکن امن ہے. لیکن یہ دیکھیں نا، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمارے جو بہت سارے طائفے وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں سیرگاہ کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو ان کو لوگ کہا کرتے تم پنجاب سے ہو یا فلاں سے، تو بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہیں لوگ مار دیں گے. تو وہاں ہمارے خالد عباس ڈار صاحب یہ چیزیں سناتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو وہ لوگ ڈرایا جاتا تھا، وہ جن وفود میں شامل ہوتے تھے. مطلب یہ کہ جو نفرت کی دیوار بڑے عرصے سے، اور یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، اور آپ کو بھی وہاں پر مختلف آرگنائزیشن بھی ہیں، تو ہمیں ان کا اعلیٰ کار نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس جو موومنٹ چل رہی ہے، موومنٹ اچھی چیز ہوگی، حکومت کو موومنٹ کی بات سننی چاہیے، فوراً سننی چاہیے ایک ڈیلیگیشن. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو خود وہاں وزٹ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو چونکہ ہماری یہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو وہاں جانا چاہیے، ان لوگوں کی بات کو سننا چاہیے، تاکہ ان مواقعوں سے، ان چیزوں سے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، وہ انٹرنل ہو یا انٹرنل. ہمیں یوسف بستی خان اور یا پھر مزدور پشتین جیسے لوگوں کو نہیں پرمٹ دینا چاہیے، بلکہ وہاں کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کی جائز مطالبات ماننے چاہیے. دیکھیں نا، اگر کوئی چیز وہاں بنتی ہے تو اس وقت ملنے چاہیے، کانسٹیٹیوشن بھی ملنے چاہیے، اور جو ہمارا آئین ہے جو حقوق دیتا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے. بلوچستان حکومت کی خاموشی کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ جو بڑا ایک اہم پہلو ہے جو برگیڈ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے، جو چیف منسٹر بلوچستان ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں نا، یہی تو ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں کہ کیا پھر شدت پسند لوگوں کو یہ پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں، یا اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہاں انریسٹ ہونا چاہیے، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو سپریٹسٹ ہیں یہاں پیدا ہونے چاہیے. نہیں چاہتی کہ انریسٹ ہونا چاہیے، یہ ہے کہ ان کی سستی، یا یہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ اپنا عمل دخل استعمال نہیں کریں گے، اور لوگ اگر وہ صاف پینے کا پانی کا کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ نیچرل ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ حکومت وقت کی بنتی ہے. اگر وہ فشر مین ہیں، ان کے کوئی مطالبات ہیں، تو اس کو کس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ ہماری جو وفاقی وزارت ہے اس کو کرنا چاہیے، یا صوبے کی حکومت اس کو کرنا چاہیے. اگر اکراس دی بارڈر ان کو کوئی پرابلم ہے، چیک پوسٹوں پر ان کے کوئی اس قسم کا ہوتا ہے، رویے اڈاپٹ ہوتے ہیں، تو ہماری جو وزارت دفاع ہے ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ چیزیں تو ایڈریس کرنے کے لیے تو بہت سے پلیٹ فارم ہیں. ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہاں، پھر جو بلوچستان سے وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، انہیں بات چیت کرنی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے تو ہم صرف ڈیلے کرتے ہیں. جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی جو موومنٹس ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر جو لوگ وہاں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے حصہ بن جاتے ہیں. پھر ہم نے نتائج دیکھے ہیں، پھر برے نتائج نکلتے ہیں. لہذا اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کو فی الفور دیکھیں نا، یہ ابھی جو ہم ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں یا ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم انہی وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی میسو موومنٹ پچھلے 3-4 ہفتوں سے چلی ہے. اور جمعے والے دن تو بڑا میسو قسم کا وہاں اجتماع تھا، بڑی ریلی تھی، اور ان کی جو سلوگن تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے. جو ڈیمانڈ جینوئن ہے، لیکن طریقہ کار پہ ہمیں اور آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے. ریاست کی بھی ہونا چاہیے. جب آپ ریاست کے خلاف بات چیت کریں گے تو آپ کی جو ایک اچھی موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی ذرا ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، وہ ابھی اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کے سامنے اپنے جائز مطالبات رکھیں گے، اور ہم بھی ان کے جائز مطالبات کی بالکل ضرور ریکمنڈیشن کریں گے، اور ان کے جائز مطالبات کو سننا بھی چاہیے حکومت وقت کو، اور کہیں ایسی دیر نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ساتھ دلانا چاہیے کہ یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کی ریاست ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، یہ ان کے وسائل ہے، ان کے وسائل ان کو ملیں گے. اور سی پیک ایک گیم چینجر ہے جس کے آنے والے وقتوں میں بہت سارے اچھے نتائج نکلیں گے، اور سب سے لوگوں کو یہ ریلائز ہونا چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ ان کا بینیفٹ ہوگا. یہ جو پراپوگنڈا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس پراپوگنڈے کو بھی حکومت کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ پراپوگنڈے کے پیچھے بہت سارے ایسے ممالک شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پھلے پھولے. پروگرام دیکھ رہے تھے اس وقت مولانا ہدایت الرحمان صاحب ایک اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں جو گوادر کو حق دینے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنے میں آسانی رہتی ہے جو ملک کا وفادار بھی ہے
اور پھر یہ ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر تحریک جو ہے جو بھی وہ حکم کرتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے, منہ توڑ پھوڑ نہیں ہے, ورنہ آج تک تو پتہ نہیں جس طرح پاکستان میں تحریکیں چلتی ہیں آپ نے دیکھی. تو اس کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر فوری طور پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کہیں وہاں جائیں, اور ہو سکے تو خود بھی جائیں. بہت شکریہ. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.